अब हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो, ये है अर्थ, और यहाँ पर एक बॉडी है पॉइंट ए पर, और इस बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। कितनी वेलोसिटी है? 0। अब हमने इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप कर दिया इसको, तो ये बॉडी चलते 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 यहाँ आई पॉइंट बी पर, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v। यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 0। और जब बॉडी यहाँ पर आई तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। इसके बाद वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, और ये बॉडी आ गई अर्थ पर। अर्थ पर जो पॉइंट है उसका नाम हमने दे दिया c, और यहाँ आने पर उसकी वेलोसिटी हो गई v डैश। कितनी वेलोसिटी हो गई? v डैश। अर्थ से a तक की हाइट कैपिटल H है, और a से लेकर के b तक की जो डिस्टेंस है ये x है। कितनी डिस्टेंस है? x। हम हेडिंग में क्या पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी? किसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ A पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, B पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, C पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अगर तीनों जगह सेम आ जाए तो समझो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो हमें कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम बना रहना। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? सेम बना रहना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अगर तीनों जगह सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो समझ गए इस डेरिवेशन में हमको क्या करना है? तो ये डायग्राम बना लो, इसके बाद बताता हूँ। ओके, लिखें आगे। सपोज दैट a body of mass small m comma initially is at point A, full stop. Now height of the body from the earth is h। ये वाला h बनाएंगे कैपिटल H, and its velocity is 0।
and its velocity is 0, full stop। देखो बच्चों, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। एच क्या होता है? अर्थ से हाइट। अर्थ यहाँ है, बॉडी यहाँ है, कितनी हाइट हो गई अर्थ से? कैपिटल एच। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी ई सफिक्स ए। ई सफिक्स ए का क्या मतलब हुआ? ई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी और ए का मतलब है एट पॉइंट ए, इक्वल टू के ई प्लस पी ई। और ये जो के ई प्लस पी ई है, इनकी वैल्यू रख देंगे, तो ई ए इक्वल टू के ई कितना होगा और पी ई कितना है? तो कुल मिला के तुम्हारा जो ई ए आया वो आया ओनली एम जी एच। ये मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब तुम ये बताओ, जब बॉडी ए से चलते चलते बी पर आएगी तो क्या अब यहाँ वेलोसिटी 0 ही रहेगी? नहीं रहेगी। तो फॉर मोशन ए टू बी, फॉर मोशन ए टू बी, इसके लिए हम फार्मूला लगा दें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। इसमें जो v है ये है फाइनल वेलोसिटी। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी है, और पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी है। कितनी है पॉइंट बी पर वेलोसिटी? v ही है, तो मैं v लिखे दे रहा हूँ। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी है। कितनी है वहाँ पर? प्लस 2g। और स्मॉल h क्या होता है इस फार्मूले में? स्मॉल h होता है ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ट्रेवल्ड डिस्टेंस देख के बताओ जरा, कितना ट्रेवल्ड डिस्टेंस है? x। भाई ए से बी पर बॉडी आई तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस ये हो गई, जो कि x है। स्मॉल h में तुम लोग हाइट मत याद रखना, ये याद रखना ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ x लिखोगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2GX। तो अब हम एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह तुम 2GX लिख दोगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 2GX लिख दिया। इसमें स्क्वायर न लगा देना, ये सीधे मैंने वी स्क्वायर की वैल्यू ही रखी है। 2 कैंसिल हो गया, और कितना आया ये? mgx। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे, तो ये मैकेनिकल एनर्जी, और उसको लिखा जाएगा EB इक्वल टू के ई प्लस पी ई। तो EB इक्वल टू के ई कितना है? mgx प्लस P का फार्मूला क्या होता है? P का फार्मूला होता है mgh। h का मतलब अर्थ से हाइट। तो जब बॉडी हमारी यहाँ आ गई तो अब उसकी अर्थ से हाइट कितनी बची? अर्थ से हाइट बची कैपिटल H माइनस x। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्मॉल h जो होता है वो अर्थ से हाइट होती है, और अर्थ से हाइट बची अब कैपिटल H माइनस x। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, तो ये आएगा mgx प्लस mg कैपिटल H
माइनस एम जी स्मॉल एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई बी इक्वल टू हो जाएगा एम जी कैपिटल एच, इक्वेशन सेकेंड। ये देखो, ये भी एम जी कैपिटल एच आया था और ये भी एम जी कैपिटल एच आया है, मैंने यही बताया था ना, सेम आना चाहिए। अब यहाँ पॉइंट सी पर और निकाल लें, पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। तो फॉर मोशन, अब तुम लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो नोट करना शुरू कर दो। फॉर मोशन ए टू सी, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखो बच्चों, मैं यहाँ एक बात समझ लेना, फिर नोट करते रहना। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर मोशन ए टू सी, तो ए होता है इनिशियल और सी क्या होता है, फाइनल। तो ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी और सी पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। ए पर कितनी वेलोसिटी है प्लस, और सी पर कितनी वेलोसिटी है, सर वेलोसिटी ज़रूरत नहीं है हमको, वी डैश था ना, तो वी डैश ये है, यहाँ पर वी डैश लिख देना। ये वी होता है फाइनल वेलोसिटी, फार्मूले में वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, सी पर, और सी पर देखो कितनी वेलोसिटी है, वी डैश, तो हम यहाँ पर वी डैश लिख देंगे। और स्मॉल एच क्या होता है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस। तो ए से सी पर आ गई बॉडी, तो कितनी हो गई ट्रैवल डिस्टेंस, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच ये हो गया। ठीक है, नोट करना शुरू करो तुम लोग अब। अच्छा ये बताओ, जब ये बॉडी अर्थ पर आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, और उसको लिखेंगे ई सी इक्वल टू के ई प्लस पी ई। के ई हो गया एम जी एच, पी हो गया जीरो, तो ई सी इक्वल टू एम जी कैपिटल एच, इक्वेशन थर्ड। तो तीनों इक्वेशन में देखो मैकेनिकल एनर्जी सेम आई है। अब नीचे से इसका स्टेटमेंट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, from equation first, second and third, it is clear that mechanical energy is same, at all points. At all points, full stop. It means that mechanical energy is conserved. Mechanical energy is conserved. During motion of body
ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी when it falls, fall means गिरना, under gravity, under gravity, फुल स्टॉप, हो गया। अब इसमें कंजर्वेशन हो रहा है एनर्जी का, ये इसलिए हो रहा है कि कोई भी फोर्स इसमें ऐसा नहीं है जो एनर्जी का लॉस कर रहा हो। जब बॉडी हमारी ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एनर्जी में लॉस नहीं करता, और जो फोर्स एनर्जी में लॉस नहीं कर रहा है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आगे लिख देना, विच किसके लिए कहा है मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक बात याद रखना, अगर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है बॉडी की मोशन के दौरान जो एनर्जी में लॉस कर रहा हो, जैसे फ्रिक्शन तो एनर्जी में लॉस कर देता है, तो फिर वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब लॉस हो रहा हो एनर्जी में तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब हेडिंग लिखेंगे। ये हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, यानी हमारे पास एक स्प्रिंग होगी और उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब डायग्राम जरा देख लें। एक ये किसी कमरे की वॉल है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो ये कमरे का फ्लोर है। तो ये फ्लोर हो गया कमरे का, ये वॉल हो गई। वॉल से हमने एक स्प्रिंग जोड़ दी, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है, भाई एक एंड तो वॉल से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग का, और दूसरा एंड जो है वो एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ये क्या देख रहे हैं? ये ब्लॉक है। ब्लॉक का ये सेंटर है, सेंटर से हमने डॉट 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 एक लाइन बना दी है, और इस समय जो स्प्रिंग है वो ना तो स्ट्रेस्ड है और ना ही कंप्रेस्ड है। स्ट्रेच का मतलब फैली हुई, कंप्रेस का मतलब सिकुड़ी हुई। तो ये जो स्प्रिंग है ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, अपनी नॉर्मल लेंथ में है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब अगर हम नीचे वाले डायग्राम को देखें तो ब्लॉक हमारा जिस पोजीशन में था, अब इसमें उस पोजीशन में ब्लॉक नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम ब्लॉक को खींचकर ले गए हैं राइट साइड। जो डॉटेड डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, पहले इस पोजीशन में ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक था यहाँ पर, लेकिन अब हम ब्लॉक को खींच के ले गए राइट साइड। कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने? x। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x। तो स्प्रिंग क्या हो गई? क्या अब भी नॉर्मल लेंथ में रहेगी? अब तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी, यानी उसमें एक्सटेंशन आ जाएगा। कितनी खिंच गई? x। और राइट साइड तो मैंने स्प्रिंग को खींच दिया है, तो इसके अपोजिट स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, और स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया इस ब्लॉक पर? Fs। तो स्प्रिंग को हमने क्या किया? राइट साइड जो है खींच दिया, तो स्प्रिंग ने अपोजिट डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट साइड फोर्स लगाया, और वो भी कितना? Fs। इसमें मैंने लिखा हुआ है नीचे एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इक्वल टू x। एक्सटेंशन का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो गया? x। अच्छा, जब डायग्राम बनाना तो इस चीज़ का ध्यान देना कि ऊपर देखो मैंने कितने टर्न बनाए हैं, 1 2 3 4 टर्न बनाए हैं ना। नीचे भी स्प्रिंग में 4 टर्न ही बनाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग तो वही है, सिर्फ अब टर्न जो हैं तुम्हारे क्या हो गए हैं? टर्न दूर दूर हो गए हैं,
क्योंकि स्प्रिंग खिंच गई है। कितनी खिंच गई है स्प्रिंग? एक्स खिंच गई है और स्प्रिंग ने फोर्स लगाया एफएस। ठीक है, अब ये तुम स्प्रिंग को खींच करके ब्लॉक को यहां तक ले आए। अब हम इस ब्लॉक को और आगे ले जाएंगे यहां तक। जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया है ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक की अगली पोजीशन है। तो पहले ब्लॉक देखो यहां था, फिर ब्लॉक को हम यहां ले आए, अब ब्लॉक को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे। कितना डिस्प्लेस करके आगे ले जाएंगे? dx। तो यहां पर हमें लिखना होगा when extension in the spring is x, then spring force Fs proportional to माइनस एक्स। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि Fs और x अपोजिट डायरेक्शन में हैं। देख लो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में बनाई भी है मैंने। x है टूवर्ड्स राइट और Fs है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि Fs और x अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे k, और माइनस साइन तो रहेगा। वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये बताओ कि जो स्प्रिंग फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिंग फोर्स है? जरा ध्यान देना। x क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। जैसे जैसे हम ब्लॉक को टुवर्ड्स राइट लेते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और x जब इंक्रीज होगा तो फिर Fs भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि Fs इंक्रीज हो रहा है और ये वेरिंग फोर्स है। तो वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स जो होता है वो हम इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं। उसके लिए पहले dw निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि इस ब्लॉक को अगर हम dx डिस्टेंस तक और डिस्प्लेस कर देते हैं तो स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया। तो हम निकालेंगे वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx इज dw। अब dw के लिए फार्मूला तुम लोग जानते हो, dw Fs cos थीटा, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। F क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं Fs। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं? ये लिखा है dx, तो S की जगह हम dx लिख देंगे। और यहां पर जो cos थीटा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने की। यहां पर अगर तुम देखोगे तो Fs है टूवर्ड्स लेफ्ट और dx है टूवर्ड्स राइट, तो Fs और dx के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अपोजिट में है इसलिए 180 डिग्री। यहां पर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम बल्कि cos थीटा लिखेंगे ही नहीं। क्यों? थीटा 180 का मतलब है कि Fs और dx क्या हैं? अपोजिट हैं। तो वही बात तो हम यहाँ बता चुके हैं कि Fs और x अपोजिट हैं। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि Fs और x अपोजिट हैं। तो अब हम
जब एक बार बता चुके हैं कि एफ एस और एक्स अपोजिट हैं इसलिए माइनस साइन आया है, तो दोबारा अब हमें अपोजिट बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कॉस थीटा को नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉस थीटा का जो इफेक्ट था, थीटा 180 रखेंगे तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1, तो वो माइनस हम ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं। तो अब हम केवल ये हो जाए लिखेंगे एफ एस, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि कॉस थीटा से हमें ये पता चलता है कि एफ एस और जो डी एक्स है ये एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट हैं, तो यहाँ नेचुरली अपोजिट हैं, तो वो अपोजिट हम ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, इसलिए अब हम कॉस थीटा नहीं लेंगे, ठीक है। तो एफ एस डी एक्स, और एफ एस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर cos 180 की वजह से जो माइनस आने वाला था, देखो वो आ गया। अब हम लिखेंगे इसमें वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू, x इक्वल टू 0 का मतलब है ये पोजीशन जब कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, टू x इक्वल टू xm। xm क्या है, जितना हम मैक्सिमम इसको ब्लॉक को लाएंगे, तो जितना ब्लॉक को आप राइट साइड लाएंगे उतना ही इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ रहा है, इंक्रीज इन लेंथ आ रहा है, वो हमारा xm है। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो w इक्वल टू हो जाएगा, ये जो हम dw निकालते हैं इसी का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, यहाँ 0 और यहाँ पर xm। dx क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन का फार्मूला x में लगाइए, तो हम x में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, माइनस के को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ x की पावर 1 है ये, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और 0 और xm रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 1 + 1 कितना हो गया, 2, लेकिन अपॉन में 2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो -1/2 x² और यहाँ पर 0 और यहाँ xm। अब इसकी हम लिमिट सॉल्व कर लेंगे, w इक्वल टू -1/2 के, एक बार हम xm रख देंगे इस x की जगह पर, माइनस एक बार ये 0 रख देंगे, तो w इक्वल टू हो जाएगा -12 के xm²। तो ये आपका जो है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स आ गया। जो ये स्प्रिंग फोर्स है इसने कितना वर्क किया, कब वर्क किया, जब हम ब्लॉक को खींचते खींचते xm डिस्टेंस तक ले आए, उस दौरान इस स्प्रिंग ने फोर्स ने वर्क किया और इतना वर्क किया। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जब स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा तो क्या ये ब्लॉक अपने आप इधर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो जितना स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट को भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इसको नोट करना है, और नोट करने के बाद अब नीचे से लिखें, नोट करने के बाद नीचे से लिखें, सेम वर्क हैज़ टू बी डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट, same work has to be done by external agent in displacing the block with uniform velocity। मतलब ब्लॉक को आपको झटके से नहीं लाना है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाना है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख देना नो एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में
नो एक्सेलरेशन, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। दिस वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, this work done of external agent is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy in the spring, in the spring, full stop। it is denoted by U, कैपिटल U बनाएंगे इस तरह का, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। तो अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वो पॉजिटिव होगा, इतना ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाना है। तो नीचे लिख देना देयर फॉर यू इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो कभी भी स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी निकालना हो तो आप क्या कहेंगे कि स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, और जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वही स्टोर हो गया। अगर एक्स एम की जगह पर हम एक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कुल मिला के ये है कि स्प्रिंग की लेंथ तुम जितनी बढ़ा दोगे, x बढ़ा दोगे तो यहाँ x लिख दोगे, xm बढ़ा दोगे तो xm लिख दोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और अब इसके बाद नीचे से हेडिंग लिखना। तो देखो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाने के लिए हम x एक्सेस और y एक्सेस ड्रॉ करेंगे। हमें स्प्रिंग फोर्स Fs और उसका एक्सटेंशन x के बीच ग्राफ बनाना है। तो हम स्मॉल x को रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस पर, स्प्रिंग में जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उस एक्सटेंशन को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और Fs को रिप्रेजेंट करेंगे हम y एक्सिस पर। अब फार्मूला तुमने देखा कि Fs इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, ये उसी तरह से जैसे y इक्वल टू एम एक्स। तो Fs इक्वल टू माइनस के एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन Fs इक्वल टू माइनस के एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है यही है ग्राफ, किसके किसके बीच में, Fs और x के बीच में। तो अब ये जो Fs है, Fs जो है नेगेटिव है, इसलिए जो ये वाला ओरिजिन के इधर वाला पोर्शन है यही Fs को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताइए x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। और हम स्प्रिंग को खींचते चले गए तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। कितना इंक्रीज आ गया उसमें, इंक्रीज इन लेंथ हो गया xm। मान लीजिए कि वो xm यहाँ है। अब xm से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो अब ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ पर मैं डॉट 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 बना रहा हूँ, यही एरिया हमारे वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो जो मैंने डॉट 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 बना दिया ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स होता है। इसका नाम हम कुछ दे दे A और इसका B। तो हम ये लिख सकते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स W इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB का जो एरिया है ये निकाल लेंगे। तुम लोग कहोगे आपने ट्रायंगल यहाँ क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें Fs कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो Fs हमारा एक्चुअली ये हुआ, तो हमें नेगेटिव में ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। तो ये बेस हो गया OA, तो हम B की जगह पर क्या लिख देंगे? OA लिख देंगे, और हाइट की जगह पर AB लिख देंगे। साथ में हमें यहाँ माइनस साइन भी बनाना पड़ेगा। माइनस साइन इसलिए बनाना है क्योंकि नेगेटिव वाले एक्सिस में हमारा ये एरिया है। तो WS लिख सकते हैं, और केवल W भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लो मैं W ही लिख देता हूँ केवल। तो W इक्वल टू है -1/2 OA की जगह क्या लिखोगे? XM इंटू FS की जगह क्या लिखोगे? FS हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एक मिनट रुको, इसमें करना ये है, यहाँ पर तो माइनस मत लो, हम सीधे FS की जगह -KX ले लेंगे, ऐसे KXM। तो जिस समय XM एक्सटेंशन आ गया उस समय फोर्स कितना होगा? -KXM। ये क्या था? ये चीज़ क्या थी? जब X एक्सटेंशन था तो स्प्रिंग फोर्स कितना था? -KX। तो जब XM एक्सटेंशन हो जाएगा उस समय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? -KX की जगह क्या हो गया? XM। ये वाला माइनस नहीं, एक्चुअली हम इसी में माइनस ले रहे हैं, अलग से कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो W इक्वल टू हमारा हो गया कितना? -1/2 KXM स्क्वायर। देखो वही रिजल्ट आया जो इंटीग्रेशन से आता है, वही रिजल्ट इसमें भी आया है, ठीक है। तो हमने FS इक्वल टू -KX एक इक्वेशन लिखा, फिर FS और X के बीच में हमने क्या बनाया? ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में एरिया निकाला, ठीक है। किसके किसके बीच एरिया निकाला? जो ग्राफ है और X है, इनके बीच का एरिया निकाला। यही एरिया हमारा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स ये निकल आया। ओके, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक।